अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थर्ड एप्लीकेशन है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट अ सिस्टम अंडरगोज चेंजेस बट इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसको इस तरह परफॉर्म करवाया जाए कि प्रोसेस जब ये प्रोसेस में परफॉर्म हो रहा हो तो उस वक्त इसका टेम्परेचर क्या हो, अंडरगोज चेंजेस बट इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी उस पूरे प्रोसेस के दौरान इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट किस तरह रखेंगे, उसकी हम एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा सा आपको जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएं कि जब भी कोई गैस, गौर से सुनिएगा, जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और जब भी कोई गैस जो है वो कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अब क्यों कम होता है, क्यों बढ़ता है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए गौर से, जब भी कोई गैस कंप्रेस होती है ना, तो कंप्रेस गैस खुद ब खुद नहीं होती। कंप्रेस करने के लिए हमें इसके ऊपर क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, और जो हमारा किया गया वर्क डन जो होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब कोई गैस एक्सपेंड होती है, तो याद रखिएगा एक्सपेंड जो गैस होती है वो खुद ब खुद होती है, तो उसके लिए जो वो अपनी इंटरनल एनर्जी खुद इस्तेमाल करती है। जब भी कोई गैस जो है वो खुद ब खुद जो है वो एक्सपेंड होगी तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी क्या करती है, इस्तेमाल करती है, और इंटरनल एनर्जी जब वो इस्तेमाल करती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी वो इस्तेमाल करती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है। तो अब ये दो बातें बतानी चाहिए, गैस कंप्रेस होगी टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस जो है वो एक्सपेंड होगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अब टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखें, हम देखें कांस्टेंट हमें रखना है। कंसीडर अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर हैविंग अ कंडक्टिंग बेस एंड नॉन कंडक्टिंग वॉल विद अ मूवेबल पिस्टन एट द एंड। हमारे पास एक गैस है, हमें कहा जा रहा है वो एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है, हमें कहा जा रहा है उसकी बेस जो है वो कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, जबकि इसकी वॉल जो है वो नॉन कंडक्टिंग वॉल है, और ये जो ऊपर पिस्टन है ये क्या है, मूवेबल है। द बेस ऑफ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर टी। अब इसकी बेस पर हमने क्या रखा हुआ है, हीट रिजर्वायर जो है वो हमने यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम इसका प्रेशर देखो, प्रेशर यहाँ देखो 3 वेट है, अब प्रेशर एक वजन क्या किया, कम किया, आहिस्ता से कम किया, तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। गैस जब एक्सपेंड होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर को जो कम होने वाला है उसको हीट रिजर्वायर आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी देकर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा, क्योंकि हमने प्रेशर भी अचानक से तीनों नहीं हटाया, हमने स्लोली जो है वो प्रेशर को जो है वो हमने कम किया है। तो स्लोली पिस्टन जैसे ही ऊपर गया तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन हीट रिजर्वायर ने वो हीट एनर्जी देकर इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। तो यहां हम बात करते हैं, लेट द गैस बी अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली। अब गैस को स्लोली हमने अलाउ किया बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन, पिस्टन के ऊपर जो वजन था, प्रेशर जो था उसको कम किया। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन द गैस टेंड्स टू कूल डाउन। अब ये एक्सपेंशन की वजह से गैस को ठंडा होना चाहिए था, बट हीट इज कंडक्टिंग फ्रॉम द हीट रिजर्वायर टू द गैस। हीट जो थी वो हीट रिजर्वायर से कहाँ गई, गैस पर, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लिहाजा उसका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रहा एंड इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर, और वो रिजर्वायर का जो टेम्परेचर था उसकी क्या हो गई, इक्वल होगी, उसने हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दी। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर P1 से P2 हो गया। वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा T। सो देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो इंटरनल एनर्जी कम हुई थी वो हीट रिजर्वायर ने इसको प्रोवाइड कर दी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं है, लिहाजा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो के बराबर है, यहाँ हमने जीरो रख दिया। तो अब डेल्टा क्यू टी बराबर हो गया किसके, डेल्टा
W के, यानी जितनी भी हीट एनर्जी दी है वो सब की सब किस में कन्वर्ट हो गई, वो सब की सब कन्वर्ट हो गई वर्क डन के अंदर। तो हमने कंक्लूजन कहा इफ द गैस एक्सपेंड एंड डज एक्सटर्नल वर्क, अब गैस एक्सपेंड होती है, एक्सटर्नल वर्क करती है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। हमने कहा जब कोई गैस एक्सपेंड होती है वो एक्सटर्नल वर्क डन करती है, अब एक्सटर्नल वर्क डन करेगी तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए था ना, लेकिन हमने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई कर दी इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमने जो है वो उतनी ही हीट एनर्जीज को क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी है। अब जो है वो हम बात करते हैं दूसरा कंक्लूजन का पॉइंट है, इफ द गैस कॉन्ट्रैक्ट, अगर यही गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, वर्क इज बीइंग डन ऑन द इट, अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी अलाउड टू लीव द गैस, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब यहां हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जो पीवी डायग्राम है, इन द पीवी डायग्राम द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो एरिया ग्राफ के अंडर का जो देखो ये पॉइंट से लेकर ये पूरा, ये जो पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो एरिया जो ग्राफ का है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। ये पूरा यहाँ से शुरू किया, ये पूरा एरिया जो है ये वर्क डन को शो करता है। अभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या था, पहले प्रेशर जो देखो पी जो है प्रेशर क्या है, ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम क्या था, कम था। अब इस प्रेशर को क्या किया, कम किया, प्रेशर को कम किया क्योंकि एक्सपेंशन करानी है ना, एक्सपेंशन के लिए प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, गैस फैल गई, एक्सपेंशन हुआ, वी हो गया। तो पी आई है यहाँ है, पी एफ जो है वो कम है, वी आई कम है, वी एफ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास ये जो कर्व बन रहा है ये हमारे पास जो है वो इसका आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा हमारे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन में देखें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो है वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इनिशियली प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसी तरीके से यहाँ फाइनल प्रेशर क्या कर दिया हमने, फाइनल प्रेशर जो है वो हमने बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब गैस कंप्रेस हो गई। तो हमने कहा फॉर एन आइसोथर्मल कंप्रेशन द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज इक्वल टू द वर्क डन, यहाँ पे भी एरिया जो पीवी डायग्राम के अंडर का है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, विच टर्न आउट टू बी द एरिया विद अ नेगेटिव साइन। इसमें जो है वो यहाँ एरिया जो भी रिप्रेजेंट होगा नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, कंप्रेशन हो रही है। फिर यहाँ हमने नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, द होल प्रोसेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूअस कर्व विच इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, ये जो कर्व नजर आ रहा है इस कर्व को हम नाम देते हैं आइसोथर्म का, हम क्या करते हैं उसे नाम देते हैं। तो यहाँ जाकर ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडियाबैटिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।